तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस टॉपिक को ठीक से समझ लिया तो कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आने वाले क्वेश्चंस का आप इजीली आंसर दे सकते हो, सारे प्रश्न आप हल कर पाओगे और आने वाले टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही इसके अंदर उठता है कि प्रस्तावना होती क्या है। देखो दोस्तों, जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो, कोई किताब खोलते हो, तो उसमें सबसे पहले उस किताब की प्रस्तावना मौजूद होती है जो उस किताब के बारे में आपको परिचय देती है या उस किताब के बारे में आपको बताती है। उस किताब में आप जो जो पढ़ने वाले हैं उसकी भूमिका बांधती है। तो संविधान की ये जो किताब है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो है उसका जो परिचय है वो ये प्रस्तावना देती है। एक बहुत ही प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ हुए N.A. पालकीवाला, उन्होंने इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। इस बात को आपको याद रखना है, इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सवाल कभी सीधे तो कभी घूम के पूछ लिया जाता है कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा गया है या फिर संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है N.A. पालकीवाला। अब यहां दूसरा सवाल आता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान में आई कहां से। तो देखो, जितने भी देश हैं उनमें जब संविधान बने तो संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित करने वाला देश अमेरिका था। अमेरिका को देखते हुए ही कई सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया और भारत भी उनमें से एक था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। लेकिन संविधान की जो भाषा है, मतलब संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस बात को आपको याद रखना है कि अमेरिका से प्रस्तावना का आइडिया लिया गया था, विचार लिया गया था, और ये जो प्रस्तावना की लैंग्वेज है, मतलब उसकी जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अब इसमें अगला सवाल आता है कि संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव कहां से आया या फिर वो प्रस्ताव किसने रखा। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रस्ताव रखा होगा तभी तो प्रस्तावना आई है। तो देखो, 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, यानी कि उन्होंने ये उद्देश्य प्रस्ताव दिया था सभा को कि हम इसके अंदर एक प्रस्तावना रखेंगे। अब संविधान सभा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि संविधान सभा वो सभा थी जहां पे संविधान को बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ एक खास लोग, उनके बारे में आप धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन उनमें मुख्य थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो इस सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। अब हमने इतनी बात कर ली कि प्रस्तावना ये है, प्रस्तावना यहां से आई, तो प्रस्तावना है क्या? देखो, ये है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में सबसे पहले बात करें कि ये जो पहले 4 शब्द आपको नजर आ रहे हैं, हम भारत के लोग, इसमें ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भारत के लोग, भारत को, इसमें कई सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य इत्यादि इत्यादि। और लास्ट में आप देखोगे 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकृत होना। देखो, यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबको समझने से पहले मैं लास्ट डेट के बारे में आपको बता देता हूं। यहां पे लिखा है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हो गया। तो इसका मतलब पहले आप डेट्स को समझ लो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि संविधान लागू हो गया। ठीक है। अब देखो, मैंने बात की यहां पे कि हम भारत के लोग, और उसके बाद कई सारे वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे? एक ढांचे के थ्रू समझेंगे। देखो, इसके अंदर 3 चीजें दी हुई हैं। पहली चीज क्या है? संविधान का स्रोत क्या है, मतलब सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसके बाद आता है भारत की प्रकृति या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रकृति, मतलब जिस भारत में ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है उसकी प्रकृति क्या है, उसमें कई सारे वर्ड्स आएंगे। और उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, एक एक करके समझेंगे। देखो, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यहां पे लिखा जाएगा हम भारत के लोग। मतलब यह है कि हम भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, जिन्होंने संविधान को वो शक्ति दी है कि हम संविधान को मानेंगे। जरा सोच के देखो कि भारत के लोग अगर संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन को माने ही नहीं तो क्या होगा? तो संविधान महज एक किताब बन के रह जाएगी। तो संविधान को वो पावर, वो शक्ति किसने दी है? हम भारत के लोगों ने, जनता ने दी है वो शक्ति। मतलब
संविधान सर्वोपरि किसने बनाया? जनता ने बनाया। तो यानी कि सोर्स ऑफ पावर जो है वो हम है और हमने संविधान को पावरफुल बना दिया। अब संविधान क्या करेगा? प्रकृति तय करेगा कि भारत की प्रकृति होनी कैसी चाहिए, मतलब भारत में किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके का आचरण होना चाहिए। तो इसके लिए 5 शब्द हैं अगर आप देखोगे तो। पहला है प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, और दूसरा है समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक और पांचवा गणतंत्र या फिर गणराज्य। मतलब भारत की जो प्रकृति या भारत का जो नेचर होगा वो इन 5 वर्ड से, इन 5 शब्दों से दिखाया जा सकता है। अब हमने भारत को ऐसा बनाया है, या यूं कहो संविधान ने भारत को ऐसा बनाया है, तो क्यों बनाया है? उसका कोई उद्देश्य है? तो वो उद्देश्य हम लोग यहां लिखेंगे। उद्देश्य में क्या क्या आएगा? उद्देश्य में आएगा न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है। उसके बाद आएगी स्वतंत्रता, उसके बाद आएगी समता या समानता, उसके बाद आएगी व्यक्ति की गरिमा, उसके बाद आएगी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, और उसके बाद आएगी बंधुता। अब जरा ध्यान से समझो, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को भारत की जनता ने ताकत दी, अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ताकतवर हो गया, संविधान बहुत ताकतवर हो गया, तो उसने भारत की प्रकृति तय की। वो प्रकृति क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। ये वो प्रकृति है। 5 चीजों का पालन हमारे देश में पूरा भारत के हर एक नागरिक करेगा। उसके बाद ये सब क्यों किया गया है? ताकि ये सारी चीजें हासिल की जा सके, न्याय हासिल किया जा सके, स्वतंत्रता हासिल की जा सके, समानता हासिल की जा सके, व्यक्ति की गरिमा हासिल की जा सके, राष्ट्र की एकता व अखंडता बनी रहे और बंधुता हासिल की जा सके। अब भारत की प्रकृति में 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या फिर संप्रभु। संप्रभु होने का मतलब यह है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। मतलब भारत पूर्णतः स्वतंत्र है अपने जितने भी निर्णय है उनको लेने पे। इसका मतलब यह है कि कोई भी आंतरिक है या बाहरी मामला है तो उन मामलों पर भारत स्वतंत्रता से फैसले ले सकता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि भारत जो है वो कई सारे ग्रुप्स का मेंबर है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल। तो ऐसी स्थिति में भी भारत की जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब भारत जो फैसले लेगा वो स्वतंत्र रूप से लेगा। वो भले ही किसी भी ग्रुप का मेंबर क्यों ना हो, भले ही बात जो है ग्रुप के खिलाफ ही क्यों नहीं जा रही हो, लेकिन भारत फिर भी स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। तो भारतीय संविधान सबसे पहले भारत को संप्रभु बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है समाजवाद या फिर समाजवादी। अब समाजवादी का अर्थ क्या होता है? देखो, समाजवादी का सीधा अर्थ समानता होता है, यानी कि किसी गरीबी में, बीमारी में, किसी अवसर में समानता मिले। आपने कार्ल मार्क्स का नाम जरूर सुना होगा। कार्ल मार्क्स जो है उसका जो साम्यवाद है वो भी इसी समानता की बात करता है। लेकिन भारत में जो समाजवादी है या फिर जो समाजवाद है वो डिफरेंट है कार्ल मार्क्स से। वो बेसिकली गांधीवाद से ज़्यादा प्रेरित है, वो लोकतांत्रिक ज़्यादा है। उसमें बात होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, यानी कि निजी और सरकारी सेक्टर मिल के समान अवसर पैदा करे। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ है समानता। हालांकि भारत का जो समाजवादी प्रतिरूप है वो थोड़ा सा लचीला है, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। दोस्तों, अगर आपको याद हो, इस वीडियो के अंदर मैंने मौलिक अधिकार बताया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। वहां पे मैंने कई आर्टिकल्स की मदद से आपको ये बात समझाई थी कि राष्ट्र जो है उसका कोई धर्म या रिलीजन नहीं होता है। वो क्या करता है? वो किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो संविधान के जो निर्माता थे उनकी भी यही मंशा थी कि राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बनाया जाए, मतलब राष्ट्र का अपना कोई भी धर्म या पंथ नहीं होगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लोकतांत्रिक। देखो, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी कि सबसे ज्यादा शक्ति जनता के हाथ में हो। जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन जो है वो लोकतंत्र कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब भारत में सत्ता किसके हाथ में होगी ये बात भी जनता ही तय करती है। अब देखो, लोकतंत्र 2 तरीके के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करोगे तो स्विट्जरलैंड एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वहां पे क्या होता है कि जनता जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है सत्ता के कामों में, सरकार के कार्यों के अंदर। वो जो है इनिशिएटिव लेकर के कोई भी कार्यभार संभाल सकती है वहां की जनता, तो उसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बात करोगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की तो वो जो भारत में चल
रहा है। भारत में क्या होता है कि जनता डायरेक्ट सत्ता नहीं करती है, जनता चुनती है। जनता क्या करती है, चुनाव करती है, अपने प्रतिनिधि बैठाती है और वो प्रतिनिधि जो है वो लोकतंत्र को चलाते हैं या सरकार चलाते हैं। तो इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आप प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हो। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो आप कहोगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल बन सकता है कि क्या भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है? तो देखो, सीधे शब्दों में इसका आंसर है नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि यहाँ के जितने भी राज्य हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से ये काम होने गया तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसीलिए जो प्रतिनिधि वाला सिस्टम है ये ज़्यादा सही है, चुनाव वाला सिस्टम है ये ज़्यादा सही है। इसके बाद आता है आखिरी पॉइंट, गणराज्य या फिर गणतंत्र। अब आप कह सकते हो कि लोकतंत्र और गणतंत्र अलग अलग थोड़ी होते हैं, मतलब ये तो बिल्कुल सेम होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे गणतंत्र का मतलब कुछ अलग है। देखो, गणतंत्र जो है वो लोकतंत्र के बराबर होता है, यानी कि लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। लेकिन गणतंत्र का जो अपोजिट वर्ड होता है उसको हम राजशाही कहते हैं, ठीक है। और राजशाही में क्या होता है कि अगर कोई राजा बना या रानी बनी, उसका बेटा या बेटी आके राजा या रानी बन जाए, तो ये वंशानुगत तरीके से होता है। जैसे कि ब्रिटेन में आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि क्वीन है, क्वीन की बेटी है या बेटा है, जो भी है, मतलब वंशानुगत तरीके से कुर्सी पे बैठते हैं लोग। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है कि अगर कोई राष्ट्रपति चुना जाएगा तो राष्ट्रपति वंशानुगत तरीके से नहीं चुना जाएगा, उसका बाकायदा चुनाव होगा। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। उसका जो चुनाव है वो प्रतिनिधि करते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर, नहीं देखिए तो प्लीज जाकर के देख लीजिए। तो भारत में गणतंत्र का मतलब ये है कि उसका जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत तरीके से नहीं चुना जाएगा। तो यहां हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत की प्रकृति बनाता है। भारत कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। तो अब क्यों होना चाहिए, मतलब इसके कुछ उद्देश्य भी तो होंगे, हमने ये क्यों बनाया ऐसा राष्ट्र। तो अब हम देखेंगे इसके उद्देश्य। अच्छा, उद्देश्य क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है न्याय प्राप्त करना, मतलब न्याय हासिल करना। न्याय कितने तरीके के हो सकते हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब ये सामाजिक न्याय क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। मतलब समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप उसे समानता दोगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। आपको पता है कि ये जितने भी वर्गों का मैंने नाम लिया है, सबसे ज्यादा सामाजिक असमानता इन्हीं के साथ हुई है। तो इनकी स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक न्याय की बहुत जरूरत है। इसके बाद आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है? किसी भी आर्थिक कारण के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या है कि कई जगहों पे गरीब तबकों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है, तो उसे रोकने हेतु ये न्याय बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है कि आपने देखा होगा कि सरकार कई तरीके के आर्थिक प्रोग्राम चलाती है, उसमें मनरेगा से लेके कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये क्यों चलाती है? कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सके गरीब लोगों को, ताकि वो बराबरी पे आ सके, उन्हें समानता मिल सके। तो ये प्रोग्राम भी उसी में आते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों ही देने पड़ते हैं, मतलब दोनों से ही कुछ लोग वंचित होते हैं। तो दोनों न्याय मिलकर के क्या बनाते हैं? अनुपाती न्याय। अब ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जाता है कि अनुपाती न्याय किस किस चीज को जोड़ के बना है, कौन से न्याय को जोड़ के बना है? तो आप क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को जोड़ के बना है। इसके बाद आता है राजनीतिक न्याय। ये क्या चीज है? हर व्यक्ति को समाज में समान अधिकार प्राप्त हैं। कौन से अधिकार? राजनीतिक अधिकार। मतलब ये है कि किसी राजनीतिक दफ्तर में जाना हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचानी हो, तो उसका अधिकार हर एक व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो। तो ये है पहला उद्देश्य कि न्याय हासिल करना है। अच्छा, ये न्याय हासिल कहां से होगा? इसके लिए पूरी जुडिशरी, पूरी न्यायपालिका बैठी हुई है ये काम करवाने के लिए। तो हर तरीके का न्याय हासिल करने के लिए न्यायपालिका है। इसी में एक पॉइंट नोट करने जैसा है कि ये जो न्याय व्यवस्था की मैंने बात की है, राजनीतिक, आर्थिक और ये सामाजिक न्याय, ये जो तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूसी क्रांति से, जो हुई थी 1917 में। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आप कहेंगे 1917 में हुई रूसी क्रांति की वजह से। इसके बाद आता है दूसरा उद्देश्य, स्वतंत्रता। अच्छा, अब ये क्या है? देखो,
देखो, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है। मैंने मौलिक अधिकार के इस वीडियो के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार को पूरा समझाया था कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं वो अलग अलग तरीके की स्वतंत्रता देते हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो घूमने की हो, निवास करने की हो, या फिर आजीविका कमाने की हो। हर तरीके की स्वतंत्रता यहाँ रहने वाले नागरिक को है। यानी कि एक भारत का नागरिक इन सभी स्वतंत्रता के अधिकारों से अपना विकास कर सकता है, जिससे देश का विकास हो सके। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी गैर कानूनी करने लग जाएं। यानी कि स्वतंत्रता होती है वो दायरे में होती है, सीमा में मिलती है। जितनी भी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई हैं इन आर्टिकल्स के अंदर, उसी के अनुसार आपको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो आप एक चीज कह सकते हो कि प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। मतलब आपको जितनी भी स्वतंत्रता मिली हुई है कुछ शर्तों के साथ मिली हुई है, कि ऐसा नहीं है कि आप देश का ही नुकसान करने लग जाएं। तो वहां पे कुछ ना कुछ शर्तें लगी हुई होती हैं। तो स्वतंत्रता जो है वो दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है? समानता है। अब समानता के अधिकार को भी मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो। आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक ये 5 आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको समानता दी गई है। किस किस आधार पे? विधि के आधार पे, यानी कि कानून के समक्ष सब समान है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सब समान है। लोक नियोजन, यानी कि आप कहीं पे भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको ये भी अधिकार है। आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत को खत्म करता है, यानी कि वो सब में समानता लेके आता है। और इसके बाद आर्टिकल जो 18 है वो उपाधियों का अंत करता है। जैसे कि सेना में उपाधियां मिलती हैं या विद्या में उपाधियां मिलती हैं, पीएचडी मिलती है, उसके अलावा समाज में कोई और उपाधि नहीं देगा। मतलब उपाधियों की वजह से कोई विशेष नहीं बनेगा और कोई आम नहीं बनेगा। तो यानी कि सबको समान करने का कार्य है। तो ये जो 5 आर्टिकल हैं ये मौलिक अधिकार के अंदर बताए गए हैं। कौन सा मौलिक अधिकार? समानता का मौलिक अधिकार। तो ये एक उद्देश्य है कि हमें समानता प्राप्त करनी है। इसके बाद आता है व्यक्ति का गौरव या व्यक्ति की गरिमा। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी को सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इसका मतलब ये है कि संविधान जो है वो लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी को सुरक्षित करेगा। मतलब लोकतंत्र वाला माहौल तो देगा एक व्यक्ति को, बल्कि वो ये भी मान के चलेगा कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है और उसको यहाँ रहने का अधिकार है। तो वो व्यक्ति को एक गौरव प्रदान करता है। इसके बाद आती है राष्ट्र की अखंडता। मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के पहले ही आर्टिकल में ये चीज कह दी गई है कि जो राष्ट्र जो है वो राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है और उनको आपस में अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही इस राष्ट्र में बहुत सी विविधताएं हों। जैसे कि आपने देखा होगा कई रिलीजन के लोग, कई जातियों के लोग, कई लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इस बहुत सी विविधता के अंदर भी एकता है। तो इसका मतलब चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से हो, चाहे वो सीमाई रूप से हो, भारत में अखंडता बनी रहनी चाहिए। तो यानी कि ये भी एक उद्देश्य है कि भारत को हमेशा जोड़े रखना है और उसको अखंड रखना है। इसके बाद आता है हमारा आखिरी उद्देश्य, वो क्या है? बंधुता या फिर बंधुत्व। बंधुता या बंधुत्व का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाईचारा। यानी कि आर्टिकल 51A के हिसाब से हर भारतीय नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य होगा। क्या होगा? कि वो अपनी भाषाई या क्षेत्रीय या फिर किसी भी तरीके की असमानता से ऊपर उठ के हर एक नागरिक को अपना समझे और भाईचारा बनाए रखे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे कुछ डिमांड भी करता है कि आप भाईचारा बनाए रखें, देश के अंदर एक एकता तैयार करके रखें, एकता बना के रखें। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके उद्देश्य पूरे होते हैं। अब मैं आपको फाइनलाइज कर देता हूं कि एक संविधान है जिसको भारत की जनता यानी कि हम भारत के लोगों ने शक्ति प्रदान की। उस संविधान ने भारत की एक प्रकृति तैयार की, जिसके प्रकृति के ये तत्व आप देख सकते हो, और उन तत्वों से हमने भारत में कुछ उद्देश्य प्राप्त किए। यानी कि हमारे कुछ उद्देश्य हैं, वो ये सारे उद्देश्य हैं। इन सारे उद्देश्यों से एक व्यक्ति समाज में आराम से रह सकता है। तो ये हो जाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आई होप आपको समझ में आई हो। इसके बाद कुछ एक हटके पॉइंट्स आते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में इतनी चीजें बताई। ये बात भी आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब संशोधन हो चुके हैं। तो क्या प्रस्तावना के अंदर भी कोई संशोधन हो सकता है?
तो देखो ये जो मामला है ना, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। एक केस हुआ था 1960 में, बेरुबारी संघवाद जिसको हम लोग कहते हैं, बेरुबारी संघवाद। उस 1960 में ये कहा गया था कि क्या प्रस्तावना के अंदर कोई संशोधन हो सकता है। तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप प्रस्तावना वैसी की वैसी चलती रही। लेकिन इसके बाद 1973 में एक और वाद हुआ। वो कौन सा था? केशवानंद भारती केरलवाद। ये बहुत ही फेमस है, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो। केशवानंद भारती मामले के अंदर भी ये पूछा गया कि क्या प्रस्तावना में कोई चेंज किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला बदला और ये कहा कि संशोधन पॉसिबल है। और इसके बाद 1976 यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। याद रखना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके तहत क्या हुआ कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे जिनको मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। मतलब ये जो तीनों वर्ड आए हैं ये बाद में जोड़े गए थे 1976 में। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक लॉजिकल सवाल उठता है कि अगर ये तीनों वर्ड बाद में आए, 1976 में आए, तो क्या 1976 से पहले भारत में समाजवाद नहीं था, या धर्मनिरपेक्ष नहीं था भारत, पंथ निरपेक्ष, या भारत अखंड नहीं था? बिल्कुल था, ऑब्वियस सी बात है। ये वर्ड्स भले ही उस समय पे नहीं लिखे गए हों, लेकिन अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, सारी स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि संविधान जो है वो सीधे सीधे एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। बस सीधे तौर पे शब्द लिखे नहीं गए थे। 1976 में क्या हुआ कि एक अधिनियम आया, संशोधन अधिनियम आया कि ये वर्ड्स भी इसके अंदर ऐड कर दो, तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ। तो दोस्तों ये थी भारत के संविधान की प्रस्तावना। मैंने इसके अंदर आपको कई सारे पॉइंट्स बताए हैं। आई होप आपको समझ में आए हों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप शुरू से इस चीज़ को नोट करते हुए चल रहे हैं, और कुछ वीडियोस के रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, राष्ट्रपति वाली और मौलिक अधिकार वाली, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। प्लीज़ जाके देख लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।